जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जो न सिर्फ पक्ष विपक्ष को बल्कि जनता को भी अपने ओर आकर्षित करता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। इसके अतिरिक्त क्या बीजेपी यहाँ पे षड्यंत्र रच रही थी? विपक्ष का क्या आरोप है? क्या ये इनडायरेक्टली बीजेपी को एक तरह से आरोपी साबित करना चाह रहे हैं? और 2024 लोकसभा चुनाव जो कि काफ़ी निकट आ चुकी है, इस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये जानने वाली बात होगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन आपको यह चीज़ तो मानना होगा कि भाई साहब भारतीय चुनाव आयोग का बड़ा ही खास मुद्दा हो जाता है जब भी चुनाव सामने आता है। ऐसे विषय में मैं आपको बता दूं कि विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव इत्यादि में कहीं ना कहीं इन्हीं की जिम्मेदारी होता है, इन्हीं के नेतृत्व के अंतर्गत चुनाव किए जाते हैं। इसमें 3 सदस्यों में से एक सदस्य जिन्हें आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हो, इनका नाम अर्जुन गोयल बताया जा रहा है। यही दरअसल इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि वर्तमान में थे लेकिन अब नहीं रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एक व्यक्ति बच चुके हैं जो कि राजीव कुमार हैं, जो कि वहाँ के चीफ हैं। ऐसे में अकेला बंदा क्या इन चीज़ों को, जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? अगर पक्ष विपक्ष की ओर से क्या शिकायत आएगा, क्या ये सही निर्णय दे पाएंगे? क्योंकि अकेला है, कोई और किसी से डिस्कस करने का जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे में और एक व्यक्ति थे जिनका नाम अनूप पांडे बताया जा रहा है। इन्होंने 15 फरवरी को ही रिटायर ले लिया था, यानी इनका रिटायर का टाइम आ चुका था। लेकिन अरुण जी का अभी 2027 तक टाइम था, तो ऐसे में 2027 से पहले इनका इस्तीफा दे देना और 2025 में जो चीफ है वो भी रिटायर हो जाता है, उसके बाद इन्हीं को मिलता वो पद। तो कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र लग रहा है कि आखिर ऐसा इन्होंने कैसे कर दिया। तो ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले विपक्ष के कई सारे बातों से आपको ये झलकता नजर आएगा कि वाकई में इसमें षड्यंत्र का बू आने को एक तरह से कई ज़्यादा संभावना बढ़ती नजर आती है। तो कांग्रेस का दिग्गज नेता माने जाने वाले खड़गे जी की ओर से क्या कहा गया, ये जानने वाली बात होगा। इन्होंने कहा आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली आरोप लगाने की भी प्रयास किया है। यहाँ इन्होंने ये कहा है कि हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। ये कहीं ना कहीं किसे कहना चाह रहे हैं ये आपको यकीनन समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि आर्टिकल के माध्यम से नाम नहीं बताया गया है, तो फिर मैं कैसे बता दूं भाई साहब। लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा किस पे उंगली उठाना चाहता है, ठीक है। आगे यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह भी देखते हो कि कुछ ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस के जिनका नाम जयराम रमेश बताया जा रहा है। इन्होंने डायरेक्टली कहा कि भाई साहब ये जो इस्तीफा दे दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इन्हें टिकट देगी और ये टिकट लेके चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये भी इनका आरोप थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इनका एक आरोप नहीं है बल्कि 3 प्रश्न है। तो ये प्रश्न आइए समझते हैं। पहला, इनका ये कहना है जयराम जी का कि देखो अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे 3 वजह इन्होंने बताया है, जो कि हो सकता है, संभावना है। क्या मोदी सरकार के साथ इनका मतभेद था? पहला प्रश्न। दूसरा, इन्होंने कहा है क्या मुख्य चुनाव कमीशन से इनका बातचीत ठीक नहीं था या फिर मतभेद था? तो ये भी एक तरह से असर हो सकता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि जैसे कि पीछे आपने देखा कि बीजेपी ने टिकट तो नहीं इसे दे दिया या फिर ये बीजेपी के टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। तो ये प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या इनडायरेक्टली ये बताने की प्रयास की जा रही है कि बीजेपी ने ही उसे ऐसा कुछ करवाया है, जो कि संभावना के दायरे में, शक के दायरे में ऐसा कुछ उनके बातों से थोड़ा बहुत झलकता है, जो कि आप अनुमान लगा सकते हो। हालांकि ये क्लेम करने वाली बातें नहीं है। आगे स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, क्या पीछे भी ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, इनके प्रति अगर मैं बोलूं, जब मैंने इन चीज़ों को टटोला तो कहीं ना कहीं लगा भाई साहब ये बंदा जब से आया तब से कुछ ना कुछ विवाद से ये घिरता रहा। नियुक्ति के टाइम में भी असर देखने को मिला था, अब जब इस्तीफा दे दिया तब भी हलचल मच गया। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, एक एनजीओ का जिक्र किया गया है। ये एनजीओ का नाम बताया जा रहा है एडीआर। एडीआर ने क्या किया था कि 2022 में अरुण गोयल जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया, इस इलेक्शन कमिश्नर पे ऊपर कहीं ना कहीं जब इनका नियुक्ति की जा रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दिया गया एडीआर की ओर से। एडीआर आखिर इनको काहे नहीं पसंद करते थे, ये जानने वाली बात होगा। भाई साहब देखो, जब भी कोई एनजीओ बोलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा असर होता है, एनजीओ का बड़ा अच्छा खासा पावर माना जाता है। ऐसे में एडीआर का कहना था मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए, यानी इनडायरेक्टली अगर सरल शब्दों में समझे तो इनका यही कहना था कि मोदी सरकार तथा जो भारतीय चुनाव आयोग है इन दोनों का फायदा हो, ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया है। भारतीय चुनाव आयोग की एक तरह से
संवैधानिक जो इनका व्यवस्था है या फिर इनका जो नियम है उनका भी उल्लंघन है, क्योंकि इनका नियुक्ति नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनका मानना है। ये इसमें सरकार का फायदा होगा, ये उन दिनों ये कह रहे थे यानी 2022 में। हालांकि बता दूं तब ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में ये साबित शायद नहीं कर पाए, तभी तो ऐसा कुछ हुआ कि ये तब तक अभी तक रहा, उसके बाद अब इन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको मानना होगा, लेकिन ऐसा एनजीओ की ओर से आरोप लगाया गया था जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट में लिया गया था। आगे समझने वाली बात यह भी है कि भाई साहब 2020 में भी ऐसा एक व्यक्ति ने दे दिया था इस्तीफा। आखिर ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर देखो, कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दो चीज़ों में दिया जा सकता है। पहला, या तो उसका प्रमोशन हो, या फिर उससे कोई बेहतर हो, या फिर वो ऊब चुका हो, या फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव हो। ऐसे कई सारे आंकड़े लगाए जाते हैं, सूत्रों के अनुसार असर दिया जाने की प्रयास भी की जाती है अपने अपने शब्दों के बयां के तहत। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं, दरअसल ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो जिन्होंने 2020 में दिया था इस्तीफा, इनका नाम बताया जा रहा है अशोक लवासा। ठीक है, तो अशोक लवासा जी ने ऐसा क्यों किया? दरअसल 2019 में जब चुनाव हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जैसे अभी लोकसभा चुनाव होगी, ठीक है, इससे पहले क्या करेगी भारतीय चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करती है ताकि इसका नियम पालन हो और पक्ष विपक्ष को और सरकार की जो मतलब पावर रहता है उसे भी एक तरह से मतलब जीरो में कर दिया जाता है कि भाई साहब आप सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तब ऐसा जब उस वक्त हुआ था 2019 में, तो कुछ मुद्दों के ऊपर इनका यह सहमति था। ठीक है, इन्होंने मतलब सहमत नहीं जताया था। ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई साहब तब का जब 2019 में जैसा चुनावबाजी हुआ, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ऊपर एक तरह से चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें भारतीय चुनाव आयोग की ओर से क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन इसमें से एक सदस्य जो कि इलेक्शन कमिश्नर ये भी थे अशोक लवासा, जिन्होंने 2020 में इस्तीफा दे दिए, लेकिन उन दिनों 2019 में ही इन्होंने उस चीज़ के ऊपर सहमति नहीं जताने का एक तरह से अपना ठान लिया था, या फिर पता नहीं क्या हुआ था इन्हें, तो इन्होंने नहीं किया। जबकि इनके जो बाकी सदस्य उन्होंने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दिया। यकीनन पीएम मोदी ठीक होंगे, उसमें कोई इनका गलती नहीं होगा, तभी बाकी सदस्यों ने दिया। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया था। ऐसा शब्द कुछ कुछ आर्टिकल में बाहर आता है, जो आर्टिकल के माध्यम से मिला, मैंने आपको बताया। तो ये रहा उन दिनों बीजेपी के ऊपर प्रयास किया गया कुछ लोगों की ओर से, ऐसा कुछ कि इनके ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बीजेपी वाले लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप इनके ऊपर से घेरावबाजी करने की प्रयास की गई थी, लेकिन ये हर घेराव से बाहर निकलता नजर आए थे उन दिनों। लेकिन अब एक बार फिर से जब किसी एक शख्स की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया, तो वो भी फिर से विपक्ष की ओर से कई सारे प्रश्न बाहर आने लगे हैं। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से देखिए, जहाँ डायरेक्टली बोला जा रहा है कि रास्ता ही क्लियर हो गया। आखिर क्या है रास्ता क्लियर और क्या है इनके ऊपर आरोप, ये भी दरअसल देखो राज्यसभा सांसद जिसका नाम बताया जा रहा है कपिल सिब्बल, जो कि बीजेपी अब इसी यानी इलेक्शन कमिश्नर या फिर आप बोलो कि इलेक्शन कमीशन को अपने लोगों से भरना चाहता है, यानी भारतीय चुनाव आयोग में बीजेपी अपना लोगों को भर देगी, ऐसा इनका कहीं ना कहीं डर है। एक तरह से शक के दायरे में, संभावना के दायरे में ये बोल रहे हैं। हालांकि ये कहना है कि चुनाव शेड्यूल फेज और सभी पहलुओं को सत्तारूढ़ दल के हित के अनुरूप बनाया जाएगा, ऐसा कुछ संभावना है। अब देखने वाली बात होगा कि इसमें कितना हद तक सत्य है, कितना हद तक गलत है, ये आप अपने विचार और अपने विवेक के तहत सोच विचार कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घबराने वाली बात नहीं है। देखो 3 सदस्य क्या होता है, एक पहले ही 15 फरवरी को रिटायर कर गए थे और अभी इन दिनों और एक चला गया था, अब बच गया इनका चीफ ही। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं और एक या फिर 2 लोग जो वहाँ पे खाली रहे, उन लोगों को चुनना ज़रूरी है। और चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई भी चीज़ ऐलान नहीं कर सकती है, ना ही कुछ सरकारी कार्य कर सकते हैं। ऐसे में पीएम पैनल बैठेगी अगला सप्ताह, ये देखने वाली बात होगा। यहाँ आर्टिकल भी आ गया है जो कि स्पष्ट एक उम्मीद दर्शाता है। देखने वाली बात होगा कि कब क्या किसे चुना जाता है, ये इसमें क्या खास होगा क्या नहीं खास होगा। इसमें राष्ट्रपति का भी काफ़ी बड़ा भूमिका होता है, प्रधानमंत्री का भी, इसके अतिरिक्त विपक्ष दल के भी कुछ नेताओं का। वैसे सुनो ना कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। वैसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।